The year 1848 was one such year. Food shortages and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads. 1848 एक ऐसा ही वर्ष था, भोजन की कमी, चारों तरफ बेरोजगारी ने पेरिस की जनता को सड़कों पर आने को मजबूर कर दिया. Barricades were erected and Louis Philippe was forced to flee. है ना, सड़कों पर जो सेना ने बैरिकेड लगाए थे कि लोग आगे न बढ़ें, जो बाधाएं लगाई थी उन सबको उखाड़ फेंका गया और लुइस फिलिप जो बनाया गया था, देश का शासक बनाया गया था फ्रांस का, है ना, उसको उस पर इतना प्रेशर पड़ा कि वो भाग गया. नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, granted suffrage to all adult males above 21 and guaranteed the right to work. नेशनल असेंबली जो थी वहाँ की, उसने फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित किया, यानी गणतंत्र घोषित किया, और जो भी पुरुष, फ्रांस का जो भी पुरुष नागरिक जिसकी उम्र 21 साल या उससे ऊपर थी, उसे वोट डालने का अधिकार दे दिया गया. और सबसे बड़ी बात है, गारंटीड द राइट टू वर्क, यानी काम की गारंटी, यानी आपको कोई न कोई रोज़गार मिलेगा, कोई न कोई काम आपको मिलेगा जिससे कि आप अपना जीवन चला सकें. इस बात की गारंटी सरकार की तरफ से घोषित की गई. नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप, है ना, युवाओं को, लोगों को रोज़गार देने के लिए वर्कशॉप्स, कार्यशालाएं आयोजित की जाने लगी. उन कार्यशालाओं का जो है की व्यवस्था की गई. अर्लियर इन 1845 weavers in Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders for finished textile but drastically reduced their payment. इससे पहले 3 साल पहले, 1848 से 3 साल पहले 1845 में साइलिसिया में जो बुनकर थे, उन लोगों ने अपने ठेकेदारों के खिलाफ एक विद्रोह किया. वो ठेकेदार जो कि उन्हें कच्चा माल देते थे, यानी कच्चा माल चाहे वो रुई के रूप में, कपास के रूप में दें, चाहे जिस चीज़ की तरफ भी दें, है ना. मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बच्चों बताया था इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में. जब मैं बता रहा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, कैसे आया, उसमें मैंने तुम लोगों को एग्जांपल से बताया था टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कि किस तरह से पहले का मतलब काम कैसे होता था. जो व्यापारी होता था वो जो कपास है, रुई है, वो कहीं गांव में दे देता था कारीगरों को. तो जो कारीगर हैं उस कपास से पहले धागा बनाते थे, फिर वो उनको मजदूरी दे देता था, फिर धागा उनसे ले कर के फिर किसी दूसरी जगह जाता था, वहाँ के लोगों को कपड़ा बनाने के लिए, फैब्रिक तैयार करने के लिए देता था. तो फिर उनसे फिर वो तैयार कच्चा माल, यानी कच्चा माल उन लोगों के लिए होता था धागा, यार्न दे दिया. उन लोगों ने कपड़े तैयार कर दिए. उन लोगों को उस ठेकेदार ने मजदूरी दे दी और तैयार कपड़ा ले लिया. फिर उस कपड़े को लेके फिनिशिंग, इसी तरह मैं बताया था पिछले वीडियोस में आपको. तो बच्चों, यहाँ पर ये ठेकेदार जो हैं वो गांव के लोगों को देते थे, कच्चा माल देते थे और उनसे फिनिश टेक्सटाइल, तैयार कपड़ा उनसे लेते थे. लेकिन उन लोगों ने, उन ठेकेदारों ने क्या किया, जो पैसा देते थे उस मजदूरी के नाम पे वो कम कर दिया, कम मजदूरी देनी शुरू कर दी. मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 100 रुपया देते थे उन लोगों को, मान लो काम करने का. तो अब उन्होंने क्या है ना, 70-60 रुपया ही देना शुरू कर दिया. ठीक है. तो इसके खिलाफ जो वहाँ के जो वीवर्स थे, जो बुनकर थे, जो कपड़ा बुनते थे धागे से, उन लोगों ने विद्रोह कर दिया. द जर्नलिस्ट विलियम वॉल्फ डिस्क्राइब्ड द इवेंट इन साइलिशियन विलेजेस एज फॉलोज. एक जर्नलिस्ट था वॉल्फ, उसने
साइलिसिया के ग्रामीण इलाकों में किस तरह से घटनाएं हुई उसको उसने डिस्क्राइब किया है अपने शब्दों में कि इन दीज विलेजेस कॉटन वीविंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन. द मिजरी ऑफ द वर्कर इज एक्सट्रीम. The desperate need for jobs has been taken advantage of by the contractors to reduce the prices of the goods they order. ठीक है, ऐसे ग्रामीण इलाके जहाँ पर 18,000 या उससे ज़्यादा की जनसंख्या रहती थी, अधिकतर लोगों का काम जो है वो सूती कपड़ा बनाना, सूती कपड़ा, धागे से सूती कपड़ा तैयार करना, ये उन लोगों का मुख्य व्यवसाय था वहाँ के लोगों का. और बेचारे जो मज़दूर थे, जो बुनकर थे, ठीक है, उनकी जो परेशानियाँ थी, मिजरीज़ यानी जो परेशानियाँ थीं वो अत्यधिक थीं, बहुत ज़्यादा थीं. उनको काम चाहिए था, रोज़गार चाहिए था, और इस बात का कॉन्ट्रैक्टर लोगों ने, ठेकेदारों ने फ़ायदा उठाया. जब काम मांगने वालों की भीड़ ज़्यादा हो जाती है बच्चों, तो मजदूरी अपने आप घट जाती है. इसी का फ़ायदा उठा के जो ठेकेदार थे उन लोगों ने प्राइस ऑफ गुड्स दे ऑर्डर, उन लोगों ने जो desperate need of job has been taken advantage of by the contractors to reduce the prices of the goods they order. ना उन लोगों ने जो है मजदूरी घटा दी. ठीक है. On 4th June at 2 p.m. a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to the mansion of their contractor demanding higher wages. 4 जून को दोपहर 2 बजे एक बुनकरों की बहुत बड़ी भारी भीड़ जो है अपने घरों से निकली और ये लोग पेयर्स में यानी दो दो में के उसमें मार्चिंग करते हुए भीड़ में ये लोग अपने कॉन्ट्रैक्टर के मेंशन यानी घर जिसमें ये अमीर ठेकेदार रहता था, वहाँ पर ये लोग उसके घर के पास पहुँचे और हायर वेजेस यानी ज़्यादा मजदूरी की डिमांड करने लगे. दे वर ट्रीटेड विथ स्कॉर्न एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली, है ना. लेकिन ठेकेदार ने इन लोगों को धमकी देना शुरू किया, ठीक है, डराना शुरू किया, धमकाना शुरू किया. Following this, a group of them forced into the house, smashed its elegant window panes, furniture, porcelain. ठीक है. अब भीड़ जो है भड़क गई. भीड़ में से कुछ लोग जो हैं वो उसके घर में घुस गए, ठेकेदार के उसके बंगले में, और उन लोगों ने जो बहुत उसकी कीमती जो चीज़ें थीं, विंडो पैन, फर्नीचर और जो चीनी मिट्टी की खूबसूरत जो पोर्सलेन बोलते हैं, जो भी सजावट की चीज़ें या जो भी रही हों, उसको एकदम स्मैश्ड यानी तोड़ फोड़ के नष्ट कर दिया. Another group broke into the storehouse and plundered it for supplies of cloth which they tore to shreds. उसके बाद जो है दूसरा समूह जो है उसके घर में, उसके स्टोर हाउस गोदाम में घुस गया, वहाँ लूटपाट मचाया और जो तैयार कपड़ा उसने जो रखा था उसको क्या बोलते हैं, तार कर दिया गया, फाड़ करके टुकड़े टुकड़े कर दिए उसको. द कॉन्ट्रैक्टर फ्लैड विथ हिज फैमिली टू अ नेबरिंग विलेज विच हाउएवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच अ पर्सन. अब कॉन्ट्रैक्टर बेचारा जान बचाने के लिए अपने परिवार के साथ एक पड़ोस के गांव में भागा कि वहाँ उसको शरण मिले, लेकिन वहाँ पर भी वहाँ के लोगों ने उसको शरण देने से मना कर दिया कि नहीं भैया तुम यहाँ से जाओ. क्यों? क्योंकि अगर पता चल गया तो भीड़ जो है, लोग जो आएंगे और तुम्हें तो मारेंगे ही, हमें भी निपटा देंगे, इसलिए उन लोगों ने भी शरण नहीं दी. ही रिटर्न 24 आवर लेटर हैविंग रिक्वेस्टेड द आर्मी. 24 घंटे बाद वो वापस आया, ठीक है, और उसके साथ जो है उसने जो भी अपना राजा से, शासक से कहा हो, ठीक है, तो उसके साथ फिर सेना आई उसकी सुरक्षा में. इन द एक्सचेंज ऑफ दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शॉट. और सेना की कार्रवाई में 11 बुनकरों की मौत हो गई. ठीक है, तो ये था बच्चों. इसके बाद आते हैं बच्चों 3.3 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स.
अब 1848 में लिबरल्स जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे, उन लोगों की जो क्रांति थी वो क्या थी? पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle classes was underway. गरीबों के द्वारा, बेरोजगारों के द्वारा, भूखमरी से परेशान किसानों के, मजदूरों के द्वारा जो यूरोपीय देशों में 1848 में जो रिवोल्ट हो रहे थे, जो विद्रोह हो रहे थे, उसी के समानांतर यानी उसी के पैरेलल एक और क्रांति हो रही थी जिसका नेतृत्व पढ़ा लिखे मध्यम वर्ग के लोग कर रहे थे। Events of February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. फरवरी 1848 की जो घटनाएं हैं फ्रांस में जो हुई, उसके बाद फ्रांस में क्या हुआ? एबडिक्शन ऑफ मोनार्क यानी राजतंत्र की समाप्ति हो गई। एक ऐसा गणतंत्र का निर्माण हुआ, रिपब्लिक, इस गणतंत्र का निर्माण हुआ जहाँ पर यूनिवर्सल मेल सफरेज था, यानी जो भी 21 वर्ष से ऊपर के पुरुष थे, ठीक है, चाहे उनके पास संपत्ति हो न हो, अमीर हो गरीब हो, किसी भी स्टेटस के हों, सबको वोट डालने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिड नॉट येट एग्जिस्ट, such as Germany, Italy, Poland, the Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle classes combined their demands for constitutionalism with national unification. यूरोप के अन्य भागों में जहाँ पर कि अभी स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण नहीं हुआ था, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, वहाँ चाहे पुरुष हों स्त्री हों, जो भी उस जो उदारवादी मध्यम वर्ग से आते थे, बिलोंग करते थे, इन लोगों ने कंबाइंडली इनकी जो मांग थी अपने शासकों से कि एक संविधान पे आधारित शासन व्यवस्था होनी चाहिए, संविधान पे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधान आधारित शासन व्यवस्था, विथ नेशनल यूनिफिकेशन यानी राष्ट्र का एकीकरण, ये उनकी डिमांड उठने लगी। They took advantage of the growing popular unrest to push their demand for the creation of nation state on parliamentary principle, a constitution, freedom of the press and freedom of association. अब ये जो पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग था, चूंकि ये लोग पढ़े लिखे थे, बुद्धिमान थे, चतुर थे, मध्यम वर्ग के, ये न तो बहुत गरीब थे न बहुत ज़्यादा अमीर थे, ये सब वर्ग को समझते थे। तो इन लोगों ने देखा कि यूरोप की स्थिति कम या ज़्यादा बुरी है हर जगह, किसान विद्रोह करने पे उतारू हैं, बुनकर विद्रोह करने पे उतारू हैं, बेरोजगारी है, लोग एकदम नाखुश हैं। तो इन लोगों ने, इस पढ़े लिखे मध्यम वर्ग ने इस बात को एडवांटेज लिया, इसका फ़ायदा उठाया और इसका फ़ायदा उठाकर उन लोगों ने अपने शासकों के आगे इस बात की मांग रखनी शुरू कर दी कि भाई अब एक नेशन स्टेट की स्थापना होनी चाहिए, एक राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए जिसका आधार संसदीय सिद्धांतों पर हो। संसदीय सिद्धांत यानी एक संविधान होना चाहिए देश का, मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी संगठन बनाने की आज़ादी होनी चाहिए, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का राजनीतिक संगठन बनाए उसको शासन के तरफ से किसी तरह की रोक टोक न हो। ठीक है। इन द जर्मन रीजन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन whose members were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for all German National Assembly. और जो
जर्मन रीजन था, जो आप लोगों ने पिछले वीडियो में और पिछले पेजेस में हम लोगों ने पढ़ा था, 39 स्टेट्स ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन, जो 39 स्टेट्स थे जर्मन स्पीकिंग, यानी जहाँ पर जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन ज़्यादा थी, वहाँ पर बहुत सारे राजनीतिक संगठनों का गठन हुआ। बहुत सारे राजनीतिक संगठन बनाए गए जिनके मेंबर अक्सर मध्यम वर्ग के जो पेशेवर लोग होते थे, मिडिल क्लास प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, और जो प्रॉस्परस आर्टिसंस, यानी जो अच्छे खासे संपन्न कारीगर जो होते थे, गरीब नहीं, जो अच्छा खासा पैसा कमा लिए हैं, ठीक है, ये लोग फ्रैंकफर्ट नाम के शहर में इकट्ठा हुए और इन लोगों ने डिसाइड किया, इन लोगों ने ये निश्चय किया, निर्णय लिया कि भाई हम लोग एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट डालेंगे, यानी एक ऐसी नेशनल असेंबली जो कि पूरे जर्मन नेशन को बिलोंग करती हो, रिप्रेजेंट करती हो। ऑन 18 मई 1848, 831 elected representative marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament, convened in the Church of St. Paul। और इसी के परिप्रेक्ष्य में 18 मई 1848 को पूरे जर्मन स्पीकिंग इलाके से लगभग 831 चुने हुए प्रतिनिधि पूरे गाजे बाजे के साथ, पूरे उत्सव के साथ, फेस्टिव प्रोसेसन यानी पूरे उत्सव के माहौल के साथ, ये लोग फ्रैंकफर्ट में सेंट पॉल चर्च में इकट्ठा हुए और उस सेंट पॉल चर्च को एक पार्लियामेंट माना गया उस समय, ये पार्लियामेंट का एक प्रतिरूप माना गया। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। इन लोगों ने मिलकर के एक संविधान लिखा, एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, एक संविधान का निर्माण किया, यानी नियम कानून, ठीक है, फॉर अ जर्मन नेशन, कि हम एक जर्मन राष्ट्र का निर्माण करेंगे, उसका ये संविधान है। और एक ऐसा जर्मन राष्ट्र होगा जिसका हेड यानी जिसका मुखिया एक राजा होगा, लेकिन मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, होगा राजा लेकिन वो भी पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेदार होगा, यानी पार्लियामेंट के अंडर में होगा। मतलब वो ऑटोक्रेटिक नहीं होगा, अधिनायकवाद या तानाशाही जैसा नहीं होगा, उसको वो भी जो है सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट यानी संसदीय व्यवस्था का ही एक हिस्सा होगा। When the deputies offered the crown on these terms to Frederick William IV, King of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly। और जब डेप्यूटीज यानी जो कार्यपालक थे इस जो ये जिन लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था जर्मन नेशन के, जो प्रतिनिधि लोग जो थे 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, इन्हीं में से कुछ लोगों को डेप्यूटीज़ बनाया गया था, यानी कार्यपालक बनाया था, यानी सारी काम को अंजाम देने के लिए। इन लोगों ने जब वहाँ प्रूशिया का जो राजा था, है ना, फ्रेडरिक फोर्थ, है ना, उसको जब ऑफ़र किया कि भाई आपको हम क्या बोलते हैं अपना राजा मानते हैं, आपको हम राजा बना देते हैं, लेकिन भाई आप राजा रहेंगे, ठीक है, लेकिन आप सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट के अंडर में रहेंगे, ठीक है। तो इस राजा ने रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया कि ना 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 ना, मुझे ऐसा कुछ नहीं बनना है और मुझे तुम्हारा वो नहीं चाहिए। भाई जिसके मुंह में खून लगा हो, ठीक है, उसको सूखी रोटी तो अच्छी नहीं लगेगी। कहने का मतलब ये कि भैया वो हमेशा से सदियों से राजा रहा है, उसका राज चला है, उसका ऑर्डर चला है, उसकी मनमर्जी है, संविधान मविधान सब एक तरफ, उसका उसने जो बोल दिया वही संविधान, ठीक है। अब उसको आप उसके मतलब वही कहने का मतलब जैसे शेर है, अब शेर के आप पूरे दांत निकाल लो, ठीक है, उसके नाखून काट दो, उसके पंजे के जो नाखून हैं उनको काट दो, ठीक, और फिर कहो कि जाओ तुम अब जंगल में शिकार करो या जंगल के राजा बन जाओ,
तो वो कभी ऐसा स्वीकार करेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए उसने कहा कि नहीं, मुझे ये रिजेक्ट कर दिया कि मुझे नहीं ये सब करना है। और उसने वो जो है, और जो अगल बगल की और जो राजतंत्र थे उनसे वो जा मिला, ठीक है, और उन लोगों, उन राजाओं को उसने जुटाया और कहा कि यार ये जो इलेक्टेड असेंबली वाली बात है, ये सब डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट का सिस्टम ला रहे हैं, इसका विरोध होना चाहिए, नहीं तो हम लोगों की तो राजगद्दी गई। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. चूंकि जो अभिजात्य वर्ग था, जो ताकतवर वर्ग था, सामंत राजा, है ना, और उनके पास जो मिलिट्री थी, इसका विरोध काफ़ी ताकतवर था। तो जो पार्लियामेंट का जो सोशल बेसिस था, यानी जो उसका जो सामाजिक आधार था, संसदीय व्यवस्था का जो सामाजिक आधार था, वो समाप्त हो गया। कैसे? आगे लाइन में पता चल जाएगा। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेज हु रेजिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसंस एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। अब पार्लियामेंट में ऐसे मध्यम वर्ग के ऐसे लोग आ गए प्रतिनिधि बन करके, जिन लोगों ने मजदूरों और कारीगरों की मांगों को हमेशा, उनकी खिलाफत की, उनकी मांगों को हमेशा दरकिनार किया। इसके कारण जो पार्लियामेंट थी, उसने जो आम लोगों का समर्थन उसे प्राप्त था वो खो दिया। भाई आम लोग, जब आप आम लोगों की, साधारण जनता की, मजदूरों की, कारीगरों की जब आप सुनेंगे ही नहीं, आप उनके खिलाफ काम करेंगे, तो फिर वो क्यों आपको सपोर्ट देंगे? ऐसा ही हुआ। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड। और अंत क्या हुआ? ट्रूप्स यानी सेना आ गई, सेना ने हथियार के बल पर असेंबली को मार पीट के भगा दिया। और जो जो प्रतिनिधि लोग, भाई लोग जुटे थे, बहुत कोशिश, बहुत प्रयास कर रहे थे, है ना, तो वो सब के सब भाग खड़े हुए। भाई सेना से कौन विरोध करेगा? क्योंकि राजा ने भी देखा और सेना ने भी देखा कि ये अब इन लोगों को पॉपुलर सपोर्ट मिला नहीं हुआ है, आम जनता का सपोर्ट अब है नहीं, अब ये लोग वीक हो गए हैं, बस मार के भगा दिया। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू विमेन वॉज कॉन्ट्रोवर्सियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट in which large numbers of women had participated actively over the years. और एक जो सबसे बड़ा मुद्दा था जिसको हम नहीं भूल सकते, वो ये कि जो महिलाओं को राजनीतिक अधिकार का विस्तार, जो उनकी डिमांड थी कि भाई हमको भी राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए। राजनीतिक अधिकार में सबसे पहला अधिकार ये कि महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। वॉज अ कॉन्ट्रोवर्सियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। और ये जो लिबरल मूवमेंट था उसमें ये कंट्रोवर्सी थी, एक कॉन्ट्राडिक्टरी था कि एक तरफ तो आप अपने आप को उदारवादी कह रहे हो, आप पार्लियामेंट और फलाने की फ्रीडम, फलाने की ये इक्वलिटी, तो ये वो सब आप कर रहे थे, लेकिन जो जनसंख्या का एक सबसे खास वर्ग यानी महिलाएं, उनको आप किसी भी तरह का पॉलिटिकल राइट देने के पक्ष में नहीं हो। तो ये एक कंट्रोवर्शियल चीज़ थी इस लिबरल मूवमेंट में, और इन विच लार्ज नंबर्स ऑफ वीमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स। लेकिन इस डिमांड को लेकर के बहुत वर्षों तक महिलाओं ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, ठीक है। वीमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन। महिलाओं ने अपने खुद के राजनीतिक संगठन बनाए, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स, यहाँ तक कि उन्होंने न्यूज़पेपर्स भी निकाले, अखबार भी निकाले महिलाओं ने, एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। और उन लोगों ने, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, चाहे राजनीतिक बैठकें हों, सब जगह एक्टिवली महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। लेकिन इन सब के बाद भी महिलाओं ने इतना मतलब अच्छे तरीके से भागीदारी की, उस सब के बाद भी उन्हें जो सफरेज राइट्स हैं यानी वोट डालने के अधिकार हैं असेंबली को के चुनाव में नहीं मिले, वो अधिकार उनको
नहीं दिए गए। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observer to stand in the visitors gallery. और जब ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी थी सेंट पॉल चर्च में, जहाँ पर वो 831 रिप्रेजेंटेटिव चुन के आए थे, वहाँ पर महिलाओं को सिर्फ ऑब्जर्वर के तौर पर, जो दर्शकों की दीर्घा होती है, यानी जहाँ दर्शक बैठे रहते हैं कि भैया आप खड़े रहिए चाहे बैठिए, देखिए बस चुपचाप क्या कार्यवाही हो रही है, आपको चुपचाप देखना है दर्शक बनकर। बस महिलाओं को यही अधिकार मिला कि आप बस बैठ के चाहे खड़े होकर दूर से देखिए तमाशा। उनको रिप्रेजेंटेटिव यानी मेंबर बनने का मौका नहीं दिया गया। द कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। हालांकि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थे, यानी राजा की जो भी सेनाएं थी, राजा की जो भी ताकत थी, वो सक्षम थे इस लिबरल मूवमेंट को दबाने में। 1848 में जो लिबरल मूवमेंट्स हुए, जो ये आंदोलन हुए, उनको दबाने में सक्षम थे। दे कुड नॉट रीस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, लेकिन ये उस पुरानी व्यवस्था को रीस्टोर नहीं कर पाए। जो पुरानी व्यवस्था, जो पुरानी तौर तरीके थे, जो राजा के सामंतों के, जमींदारों के जो पुराने तौर तरीके थे, उसको वो रीस्टोर नहीं कर पाए। दबा दिए आंदोलन को, लेकिन पुरानी व्यवस्था को वापस नहीं ला पाए। मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द, अब देखो यहाँ पर काम की चीज़ है, अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ है बच्चों, ध्यान से इसको समझना। मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट the cycles of revolution and repression could only be ended by granting concession to the liberal nationalist revolutionaries. अब जो राजतंत्र थे, यानी जो जितने भी राजे महाराजे थे यूरोप के, उन लोगों ने ये महसूस करना शुरू कर दिया, उन लोगों को अब दिमाग में ये बात आनी शुरू हो गई कि ये जो बार बार क्रांति होती है, ये बार बार द साइकिल्स ऑफ रिवोल्यूशन एंड रिप्रेशन, कि बार बार क्रांति होती है और हमें बार बार दबाना पड़ता है। ये लोग बार बार क्रांति करते हैं, हम लोग को बार बार इनकी क्रांति को कुचलना पड़ता है। कुड ओनली बी एंडेड, ये तभी इसका अंत हो सकता है इन सारी चीज़ों का, जब हम इन उदार राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को कुछ कंसेशन देंगे, कुछ छूट देंगे, इनको कुछ टॉफ़ी, लेमन जूस, बिस्किट, मिठाई, नमकीन कुछ देंगे, तब मानेंगे ये, ऐसे नहीं मानेंगे। नहीं तो ये चक्र जो है, ये वाटर साइकिल वाला चक्र चलता रहेगा। Hence, in the years after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815. यानी 1848 में जो अधिनायकवादी राजतंत्र थे, यानी जो एकदम अपने मनमर्जी का जो शासन करते थे राजा लोग मध्य और पूर्वी यूरोप में, ठीक है, उन लोगों ने भी अब परिवर्तन करने शुरू कर दिए, सुधार करने शुरू कर दिए। ऐसे परिवर्तन और सुधार जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले ही हो चुके थे। यानी पश्चिमी यूरोप काफ़ी एडवांस था इस मामले में, और मध्य और पूर्वी यूरोप काफ़ी पीछे चल रहा था। Thus, serfdom and bonded labor were abolished both in the Habsburg dominions and in Russia. और इस प्रकार जो सर्फडम यानी जो दास प्रथा और जो बंधुआ मजदूरी थी, इसको समाप्त कर दिया गया, चाहे वो हैब्सबर्ग एम्पायर हो, चाहे रशिया हो, हर जगह। हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1861। और ये जो हैब्सबर्ग शासक थे, उन्होंने हंगरी के लोगों को 1867 में, है ना, कुछ ज़्यादा ऑटोनॉमी दी। ऑटोनॉमी यानी स्वशासन की व्यवस्था, यानी चलो भाई हम लोग नाम भर के राजा हैं, तुम लोग अब शासन करो, ऑटोनॉमी, है ना। 1867 में ये शुरुआत थी। अब बच्चों आज का वीडियो यहीं तक, काफ़ी देर हो गई है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जर्मन नेशन का निर्माण हुआ और इटैलिक नेशन का निर्माण हुआ, यानी इटली कैसे बना, जर्मनी कैसे बना, ये हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय।